हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं अब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपको बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमने यूनिट 1 का जितना सारा क्वेश्चन था जो कि आपके सिलेबस में था, सारा कुछ 8-7 वीडियो में हमने कवर कर लिया हुआ है। यूनिट 1 में जितने सारे टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आपने वीडियोज नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब हम यूनिट 1 के जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। दो या 3 पार्ट में मैं ये भी खत्म कर दूंगा यूनिट 1 का जो आपका है एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके बाद हम आपका यूनिट 2 चलाने वाले हैं एंड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं 7 न्यूमेरिकल्स भी चलेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपका वर्ड प्ले होता है ये बहुत मजबूत हो जाता है। आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। आप अगर थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ कौन कौन सी चीज़ें छूट जाती हैं आपको पता नहीं चलता है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको थ्योरी भी लिखना है तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन सारे आपको आते हैं तो आप उसके बेस पर एक बेहतर तरीके से थ्योरी लिख सकते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन एसेंशियल टूल ऑफ द। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण टूल है किसका? मैनेजमेंट का, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्रेन्योर का। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए कि जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है ये एसेंशियल टूल है किसका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये मैनेजमेंट का एक एसेंशियल टूल है। एसेंशियल टूल है मैनेजमेंट का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर बेस्ड ऑन। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है एंड जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये दोनों किस पर बेस होते हैं? ऑप्शन है आपके पास डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है एंड कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है ये दोनों डबल एंट्री सिस्टम पर बेस होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन। कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन क्या है आपका? एक साइंस है, एक आर्ट है, एक आर्ट एंड साइंस दोनों है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है आपका? एक प्रकार का आर्ट भी है एंड साइंस भी है। मैंने ये टॉपिक्स भी कवर किए हुए थे कि किस तरीके से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये आर्ट है एंड कौन सा किस लिए साइंस है। आर्ट बेसिकली, साइंस क्या कैसे होता है? बेसिकली इसके पास खुद के रूल होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के पास अपने खुद के रूल होते हैं, खुद के नियम होते हैं एंड जो नियम पर काम करता है उसे आप आर्ट कहते हैं। इसलिए ये आर्ट एंड साइंस दोनों है इस तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज। जो मेन ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो क्या है? इंक्रीज करना कॉस्ट को बढ़ा देना है, या फिर डिक्रीज करना है कॉस्ट को, या फिर वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट को जानना कि उसका कॉस्ट का क्या वैल्यूएशन है सही तरीके से, ताकि उसका हम एमआरपी कर सकें, कितना खर्चा हुआ है, कितने पे हम मार्जिन लगा सकते हैं, कितने में बेचे की प्रॉफिट हो, वैल्यूएशन कर सकते हैं। या फिर डी आपका है चौथे का टू प्रोवाइड रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को वो सारे प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा उसका इंफॉर्मेशन दे सके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसलिए जो है जो इम्पॉर्टेंट है किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कॉस्ट अकाउंट्स आर हेल्पफुल टू मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग द। किसके कंट्रोल में कॉस्ट अकाउंट जो होता है ये हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट के? कॉस्ट के, एक्सपेंड्योर के, प्राइसेस के, ऑल ऑफ द अबव। तो पांचवें का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबको पता है कि कॉस्ट अकाउंट किस लिए होता है, ताकि जो है आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट अकाउंट आर मेंटेन टू सिचुएटरी ऑब्लाइजेशन टू। किसमें? इन ऑल बिजनेस कंसर्न में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, या फिर क्रिएशन स्पेसिफिक मैनेजमेंट कंपनीज में, या इन ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
जो कॉस्ट अकाउंट होते हैं ये मेंटेन किए जाते हैं सिचुएशनरी ऑब्लाइजेशन के लिए, ताकि जो क्रिएशन स्पेसिफिक मैनेजमेंट कंपनीज हैं इनको कंट्रोल कर दिया जा सके या फिर मेंटेन किया जा सके। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जो इंक्लूड प्राइम कॉस्ट में, इसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल भी होता है और जो है आपका डायरेक्ट लेबर भी होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों खर्चे मिलाकर जो है प्राइम कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंक्लूडेड इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो सेलिंग प्राइस में अगर आप सामान को बेच रहे हैं ले जाकर लास्ट में, तो उसमें आपका प्राइम कॉस्ट भी अवेलेबल होगा। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। एंड फैक्ट्री में जो भी बना उसमें कितना लागत लगा उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान को बनाने में कितना लगा उसे भी आप इंक्लूड करेंगे, एंड टोटल कॉस्ट को भी आप इंक्लूड करेंगे। एंड सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद ही आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, नौवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज। जो आपका प्राइम कॉस्ट होता है एंड फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ये किसके रूप में जाना जाता है? ये फैक्ट्री कॉस्ट के रूप में आता है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर टोटल कॉस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द दीज। तो इसमें से प्राइम कॉस्ट प्लस जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है ये दोनों फैक्ट्री कॉस्ट के रूप में जाना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोलेबल कॉस्ट इज। जो कंट्रोलेबल कॉस्ट होता है इसे आप क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, इसे आप फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, इसे आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है? ये एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एक वेरिएबल कॉस्ट का क्या एग्जाम्पल है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, या रेंट, या रेंट एंड टैक्सेस, या फिर आपका इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो होता है ये एक एग्जांपल है किसका? वेरिएबल कॉस्ट का। आइए आगे बढ़ते हैं, तो 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू। किसके रूप में होता है? किसके कारण होता है? इंक्रीज इन सेल के कारण होता है, या इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में होता है, या फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन में। देखिए इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन में आपका खर्चा बैठेगा तो आप जो है टोटल वेरिएबल में टोटल जो खर्चा आएगा, टोटल जो प्रोडक्ट बनने में खर्चा आएगा उसमें आप जो है इंक्रीज करेंगे, अगर आपका प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसा खर्चा होता है तो। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल द वेरिएबल एक्सपेंसेस आर। जो सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो कैसे होते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, या फिर सेलिंग ओवरहेड होते हैं। तो जो सभी प्रकार के वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट खर्चे होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं मतलब आधे बने हुए कॉस्ट जो होते हैं माल के, वो फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल होते हैं, पार्टी फिक्स्ड एंड पार्टी वेरिएबल होते हैं, या फुली फिक्स्ड एंड फुली वेरिएबल होते हैं। तो 14वें का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं ये पार्टी फिनिश्ड होते हैं, पार्टली फिक्स्ड होते हैं, एंड पार्टली वेरिएबल होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर इज ट्रीटेड एज। जो आपका लॉस ऑफ मटेरियल है फायर के तहत वो ट्रीट किया जाता है कैसा? एबनॉर्मल लॉस, उसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अगर कोई भी सामान है, मटेरियल है, वो जल गया तो उसे आप किस तरीके से लेते हैं? एबनॉर्मल लॉस की तरह लेते हैं, नॉर्मल लॉस की तरह लेते हैं, बिजनेस लॉस की तरह लेते हैं, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो लॉस रहेगा, जो जल गया, वो जो
आप उसे ट्रीट करते हैं, उसे एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं। ये नॉर्मल लॉस नहीं होता है, इसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपका करेक्ट आंसर है 16वां नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड मेक, वो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस बनाते हैं। जो प्राइम कॉस्ट होते हैं एंड ओवरहेड जो कॉस्ट होते हैं, ये दोनों मिलकर सेलिंग प्राइस बनाते हैं, टोटल कॉस्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बनाते हैं, ऑफिस कॉस्ट बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, ये दोनों मिलकर टोटल कॉस्ट बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऑल द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस। वो फैक्ट्री इंश्योरेंस के रूप में जाने जाते हैं, या फिर आपका डिपार्शिएशन के रूप में जाते हैं, या फिर ड्राइंग ऑफिस के रूप में जाने जाते हैं, या सैलरी के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका 17वें का जो है ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैलरी के रूप में जाने जाते हैं। जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री में ओवरहेड के रूप में इससे अलग होते हैं, वो जो बचते हैं खर्चे, वो आपका सैलरी होता है, जो कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स। वो फिक्स होता है, वेरिएबल होता है, सेमी वेरिएबल होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 18वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होता है ये ऑलवेज रिमेन्स फिक्स, ये फिक्स्ड होता है, इसमें कोई जो है उतार चढ़ाव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। जब फिक्स्ड कॉस्ट होता है पर यूनिट का, एक यूनिट का, वो इंक्रीज करता है। कब इंक्रीज करता है? जब पहला ऑप्शन आपके सामने है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है तब इंक्रीज होता है। फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है, घटता है, तब ये बढ़ता है फिक्स्ड कॉस्ट। या प्रोडक्शन वैल्यूम इंक्रीज होता है तब बढ़ता है, या प्रोडक्शन वैल्यूम जो है ये डिक्रीज होता है तब बढ़ता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कब बढ़ता है? जब प्रोडक्शन वैल्यूम जो है, प्रोडक्शन का जो खर्चा है वो कम होता है, तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाता है अपने आप ही। लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, कह रहा है व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। कौन सा इसमें है सामान जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो पहला है रेंट ऑफ वेयरहाउस। वेयरहाउस का जो रेंट है ये जरूर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो भी एक खर्चा होता है फैक्ट्री का। ऑफिस रेंट होता है, ये भी एम्प्लॉयज को दिया जाता है, ये भी इंक्लूड किया जाता है। डिपार्शिएशन ऑफ एंड ऑन फॉर्चून, जो सामान बनते हैं उन पर डिपार्शिएशन जो होता है ये भी इंक्लूड किया जाता है। बस आपका जो शेयर ट्रांसफर फीस होता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत इंक्लूड होता है, इस कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन पढ़े, एंड अगले पार्ट में आई होप सो कि हमारा 4 जो चैप्टर है, 4 चैप्टर जो कि यूनिट 1 में खत्म हो जाता है, इनका हम सारा एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हमने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका यूनिट 1 जिसमें 4 चैप्टर हैं, सारे टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आएंगे, सारे टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में कवर हो चुके हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखा तो प्लीज कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।